1 मार्च 2022 कराची पाकिस्तान की दोपहर। सूरज सिर पर था, लेकिन अख्तर कॉलोनी की तंग गलियों में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। क्रिसेंट फर्नीचर नाम की एक छोटी सी दुकान में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जावेद अखुंद। तभी एक मोटरसाइकिल रुकी और एक के बाद एक गोलियां चलीं। अख्तर कॉलोनी की तंग गलियां, जो हमेशा शोर से भरी रहती थीं, अचानक सन्नाटे में डूब गईं। हवा तक मानो ठहर गई। और फिर चंद सेकंड के भीतर जावेद अखुंद की लाश ठंडी फर्श पर पड़ी थी। न कोई चीख, न कोई गवाह। न्यूज़ चैनलों ने इसे एक आम खबर बना दिया। कहा गया कि ये व्यापारियों के आपसी मनमुटाव का नतीजा था। एक और कारोबारी झगड़ा, एक और मौत, फाइल बंद। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा था। पड़ोसियों की नजर में जावेद अखुंद सिर्फ एक साधारण बढ़ई था, शान, कम बोलने वाला, अपने काम से काम रखने वाला इंसान। मगर उसकी आंखों के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा था जिसे उसने 23 सालों तक जिंदा दफना कर रखा। 23 सालों तक वो एक आम आदमी का मुखौटा पहनकर जीता रहा, ये मानकर कि दुनिया उसे भूल चुकी है, या शायद उसने खुद को यकीन दिला लिया था। लेकिन उसकी मौत की खबर, जब ये खबर दिल्ली पहुंची और दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल तक पहुंची, तो उनकी गंभीर आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी चमक लौट आई। वो चमक जो बताती है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। अब सवाल ये नहीं था कि जावेद अखुंद कौन था। सवाल ये था कि अजीत डोभाल और जावेद अखुंद के बीच ऐसा क्या था जो इतने साल बाद भी जिंदा था। कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 से, जब पूरा देश क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में डूबा हुआ था। तब आसमान में उड़ता भारत का भरोसा अचानक कैद हो गया। काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट IC 814 को अगवा कर लिया गया। 5 नकाबपोश आतंकवादी, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे ज्यादा क्रूर भोला, जिसका असली नाम था जहूर मिस्त्री। ये सिर्फ अपहरणकर्ता नहीं थे, ये डर के सौदागर थे। उन्होंने यात्रियों की आंखों में ऐसा खौफ भर दिया जो जमीन पर उतरने के बाद भी किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। प्लेन अमृतसर के रनवे पर उतरा। 45 मिनट, इतना वक्त था कि इतिहास बदला जा सकता था। रनवे पर हमारे कमांडो तैयार खड़े थे, सांस रोके, उंगलियां ट्रिगर पर। लेकिन दिल्ली में बैठे फैसले लेने वाले लोग उलझन में थे। डर था, भ्रम था, और वही हिचकिचाहट कुछ ही देर में एक जान की कीमत बन गई। उस कीमत का नाम था रुपिन कत्याल। 25 साल का एक आम भारतीय अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाकर लौट रहा था, सपने लिए, जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लिए। जहूर मिस्त्री ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे चुना। कोई वजह नहीं, कोई गुनाह नहीं, सिर्फ एक संदेश। रुपिन की मौत सिर्फ एक यात्री की मौत नहीं थी। उसका खून विमान के फर्श पर नहीं गिरा, वो भारत के आत्मसम्मान पर गिरा था। और उसी पल ये मामला सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा, ये भारत के सब्र, उसके फैसलों और उसकी रीढ़ की परीक्षा बन चुका था। आतंकवादियों ने पायलट कैप्टन देवी शरण को उस हालत में विमान उड़ाने पर मजबूर किया जब प्लेन में पर्याप्त ईंधन नहीं था। इससे यात्रियों और क्रू की जान को सीधा खतरा था, क्योंकि विमान कभी भी बीच रास्ते में गिर सकता था। जब विमान पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा, तो पाकिस्तान ने जानबूझकर रनवे की लाइटें बंद कर दीं। इसका मतलब था कि अंधेरे में विमान को सुरक्षित उतारना लगभग असंभव हो सकता था। इस स्थिति में कैप्टन देवी शरण ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास ईंधन नहीं है, और अगर लाइटें नहीं जलाई गईं तो विमान को किसी सड़क या हाईवे पर उतारना पड़ सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान को मजबूर होकर रनवे की लाइटें जलानी पड़ीं। विमान को ईंधन तो मिल गया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इसके बाद आतंकवादियों ने विमान को कंधार ले जाने का आदेश दिया। उस समय कंधार तालिबान के नियंत्रण में था, और वहां भारत के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होने वाले थे।
पाकिस्तान से पर्याप्त ईंधन भरकर वे कंधार के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कंधार पहुंचने पर उनका सामना एक बड़ी मुसीबत से होने वाला था। वे कंधार पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां की बड़ी बड़ी पहाड़ियां रात के अंधेरे में काफी डरावनी लग रही थीं। उन पहाड़ियों के बीच रनवे को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कंधार में रात के समय लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं थी और रनवे पर लाइटें भी नहीं थी। पायलट को रनवे ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। उन विशाल पहाड़ियों के बीच रनवे ना मिलने के कारण उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे ज्यादा देर यहां रुके तो विमान किसी पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो सकता है। अंततः आतंकवादियों ने विमान को दुबई ले जाने के लिए पायलटों को धमकाया और मजबूरी में पायलटों को प्लेन दुबई में लैंड करना पड़ा। इतना सब झेलने के बाद भारत सरकार ने पहले ही जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए थे। जैसे ही विमान के दुबई पहुंचने की खबर मिली, हिंदुस्तानी सरकार ने देश की सबसे घातक यूनिट NSG के 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को एक विशेष विमान से रवाना कर दिया। ये वो जांबाज कमांडो हैं जो पलक झपकते ही आतंकवादियों का खात्मा कर विमान को अपने कब्जे में लेने की ताकत रखते हैं। मिशन का पूरा खाका तैयार था, लेकिन तभी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दीवार बीच में आ गई। UAE सरकार ने भारत को अपनी जमीन पर रेड करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के जांबाज NSG कमांडो अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीति की बेड़ियों में बंध चुके थे। UAE को डर था कि अगर भारत ने उनके देश में ये ऑपरेशन अंजाम दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बदनामी होगी। लेकिन इसी खींचतान के बीच अगवा किए गए यात्रियों को एक छोटी सी राहत की किरण दिखाई दी। लेकिन हाईजैकर्स दुबई में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि यहां वे सुरक्षित नहीं हैं। उनके लिए सुरक्षित ठिकाना तो तालिबान के साए में ही था। 25 दिसंबर की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखी, विमान ने दुबई से फिर उड़ान भरी। मंजिल वही पुरानी थी, कंधार। इस बार दिन का उजाला था और रनवे साफ नजर आ रहा था। सुबह करीब 8:30 पर प्लेन ने कंधार की धूल भरी सरजमीन को छुआ। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके टैंक और रॉकेट लॉन्चर लेकर तैनात थे। कहने को तो वे सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन असल में वे हाईजैकर्स के लिए एक अभेद्य कवच बने हुए थे। भारत सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ निगोशिएटर्स को भेजा। इस टीम में RNW के विवेक काटजू और IB के अजीत डोभाल शामिल थे। डोभाल ने कंधार उतरते ही देखा कि कैसे ISI के अधिकारी खुलेआम रनवे पर घूम रहे थे और हाईजैकर्स को निर्देश दे रहे थे। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया एक अघोषित युद्ध था। बातचीत के दौरान डोभाल ने एक साहसी फैसला लिया, विमान के अंदर जाने का। जब वे अंदर पहुंचे तो उनकी नजर जहूर मिस्त्री पर पड़ी। डोभाल ने यात्रियों को ढांढस बंधाया, घबराइए मत, भारत सरकार आपके साथ है, आप जल्द ही घर जाएंगे। लेकिन यात्रियों की आंखों में जो खौफ था वो जहूर मिस्त्री की दरिंदगी की देन था। 31 दिसंबर 1999 आखिरकार भारत को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा कर दिया गया। बदले में यात्री आजाद हुए। जब आतंकवादी जीप में बैठकर भाग रहे थे तो उनमें से एक ने अजीत डोभाल की तरफ देखकर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आपके लिए प्लेन में एक न्यू ईयर गिफ्ट छोड़ दिया है। डोभाल तुरंत हरकत में आए। प्लेन की सघन तलाशी ली गई और कार्गो होल्ड में मिला एक लावारिस लाल बैग। उस बैग में मौत का सामान था, RDX और एक एक्टिव टाइमर। अगर डोभाल और उनकी टीम ने उस बैग को वक्त रहते न खोजा होता तो प्लेन के साथ साथ भारत के भविष्य का सबसे बड़ा रणनीतिकार भी उस दिन कंधार की धूल में मिल गया होता। जहूर मिस्त्री सिर्फ भागा नहीं था, वो भारत के सबसे काबिल अफसर को खत्म करके जाना चाहता था। डोभाल उस दिन बच तो गए, लेकिन जब वे मसूद अजहर और जहूर मिस्त्री को कंधार के रेगिस्तान में ओझल होते देख रहे थे तो उनकी आंखों में हार की नमी नहीं, बल्कि बदले की एक भीषण आग थी। एक ऐसी आग जो अगले 23 सालों तक बुझी नहीं। साल बीते, सरकारें बदली,
लेकिन अजीत डोभाल ने वो फाइल कभी बंद नहीं की। 2014 में जब उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA का पद संभाला तो भारतीय सुरक्षा नीति में एक भूकंप आया। इसे दुनिया आज डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। पुरानी नीति थी बचाव करो, डोजियर सौंपो और इंतजार करो, लेकिन डोभाल की नीति साफ थी, हल्ला मत करो, बस जड़ से मिटा दो। डोभाल का मानना है कि आतंकवादियों के पाप की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, चाहे 2 साल लगें या 20 साल। अगर आपने भारत का खून बहाया है तो हम आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ज़हूर मिस्त्री पाकिस्तान में एक नई पहचान के साथ छिप गया था। वो अब ज़हूर नहीं बल्कि जावेद अखुंड बन चुका था। उसने अपनी पुरानी दरिंदगी को कराची की तंग गलियों में दफन कर दिया। उसने शादी की, बच्चे पैदा किए और कराची में फर्नीचर का एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। उसे लगा कि भारत 1999 की उस काली रात और विमान अपहरण को भूल चुका है। उसे लगा कि वक्त की धूल ने उसके गुनाहों को ढक दिया है। ज़हूर मिस्त्री कोई आम अपराधी नहीं था। पाकिस्तान पहुंचते ही ISI ने उसे एक नई जिंदगी और एक नई पहचान का कवच दिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि पहचान बदली जा सकती है, गुनाह नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ज़हूर मिस्त्री का पीछा सीधे नहीं किया, बल्कि नेटवर्क मैपिंग का सहारा लिया। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नज़र जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडरों, खासकर मसूद अजहर और राउफ असगर की हर हलचल पर थी। इसी निगरानी के दौरान इंटेलिजेंस को एक अजीब पैटर्न दिखा। जैश के बड़े आतंकी कराची की अख्तर कॉलोनी के एक खास इलाके में अक्सर चक्कर लगाते थे। वहां न कोई ट्रेनिंग कैंप था, न कोई बड़ी मस्जिद। वहां थी तो बस एक मामूली सी दुकान, क्रिसेंट फर्नीचर। शक की सुई दुकान के मालिक जावेद अखुंड पर जा टिकी। लेकिन क्या जावेद ही ज़हूर था? 23 साल लंबा वक्त होता है, चेहरे बदल जाते हैं। मैदान पर मौजूद जासूसों ने चोरी छिपे उसकी तस्वीरें ली। जब इन तस्वीरों को 1999 के पुराने स्केच और धुंधली फोटो से डिजिटल तरीके से मैच किया गया तो हड़कंप मच गया। वो ज़हूर मिस्त्री ही था। वो अपनी सुरक्षा को लेकर बेपरवाह हो चुका था। उसे लगा था कि भारत उसे भूल चुका है। वो अक्सर दुकान पर बिना किसी बॉडीगार्ड के अकेला बैठता था। बस यही वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जिसका इंतजार डोभाल के अज्ञात हमलावरों को था। 1 मार्च 2022 कराची। सुबह के 11 बज रहे थे। अख्तर कॉलोनी की संकरी गलियों में रोज जैसी चहल पहल थी। दुकान के अंदर ज़हूर मिस्त्री अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी एक बाइक आकर रुकी। पीछे बैठा शख्स नीचे उतरा और दुकान में दाखिल हुआ। ज़हूर ने सिर उठाकर देखा, शायद उसे लगा कोई ग्राहक आया है। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि शूटर ने हेलमेट के वाइजर के पीछे से सीधे ज़हूर की आंखों में देखा। उसे यकीन करना था कि निशाना सही है। बिना एक शब्द बोले शूटर ने पिस्टल निकाली। पहली गोली सीधे सिर में। ज़हूर मिस्त्री झटके के साथ कुर्सी पर पीछे की ओर लुढ़क गया। अगली 2 गोलियां सीधे सीने में दागी गईं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बचने की कोई भी गुंजाइश न रहे। काम तमाम हो चुका था। कंधार का कसाई अपने ही फर्नीचर की दुकान में ढेर हो चुका था। 23 साल पुराना हिसाब महज 3 सेकंड में चुकता कर दिया गया। शूटर दुकान से बाहर निकला, वापस बाइक पर बैठा और अगले ही पल वे दोनों कराची की भीड़ में धुएं की तरह ओझल हो गए। जब तक पाकिस्तानी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती, ज़हूर मिस्त्री का खेल खत्म हो चुका था। शुरुआत में मीडिया ने इसे एक मामूली व्यापारी की हत्या बताया और पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला कहकर टालना चाहा। लेकिन सच तब दुनिया के सामने आया जब ज़हूर मिस्त्री के जनाजे में जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी उमड़ पड़े। मसूद अजहर का भाई खुद वहां मातम मनाने पहुंचा था। इस तरह अजीत डोभाल ने 23 साल बाद कंधार हाईजैक का वो अधूरा बदला पूरा किया। अमृतसर में जो गोली नहीं चली थी, दुबई में जो रेड रोकी गई थी और कंधार में जो हमारी मजबूरी थी, उन सब का करारा जवाब 2022 में कराची की गलियों में दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अज्ञात हमलावरों वाली ये नई रणनीति भारत को और आक्रामक रूप से अपनानी चाहिए या फिर कूटनीति ही सही रास्ता है?
अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भारत के ऐसे ही खुफिया ऑपरेशंस की और कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।